सलमान रुश्दी पर अमेरिका में न्यूयॉर्क में खतरनाक हमला हुआ, चाकू से हमला किया। बताया जा रहा है कि एक आंख खराब हो गई है, वेंटिलेटर से हालांकि उतर चुके हैं, हालात में सुधार हो चुका है। इल्ज़ाम कई सारे लोगों पर था, लेकिन सीधा शक ये ईरान पर था। आपको बता दूं, ईरान की तरफ से मैंने कल आपको दिखा दिया था कि अखबार में खुशी जताई गई है। एक बार फिर से अब आधिकारिक तौर पर खुशी जताई है और इसको हीरोटिक कारनामा कहा गया है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट के अंदर मिडिल ईस्ट को हम कवर करते हैं। अब आपको इसी रिपोर्ट की पहली खबर बता रहा हूं और बता भी चुका हूं। आपको बता दूं कि ईरान के लॉ मेकर ने कहा है कि सलमान रुश्दी पर जो अटैक हुआ है, इसके बाद से कासिम सुलेमानी के कातिलों को अलर्ट हो जाना चाहिए। ये वार्निंग है ईरान के जनरल के कातिलों के लिए। दोस्तों, इसी के बाद से ये बात कंफर्म होती है कि सलमान रुश्दी पर अटैक करने वाला कौन था और किसने अटैक करवाया था। पहले से ही इल्ज़ाम ईरान पर था, लेकिन ईरान के लॉ मेकर के इस बयान ने शक को कंफर्म कर दिया है। वहीं यूके के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भारत मूल के निवासी ऋषि सुनक, जी हाँ, उन्होंने कहा है कि ईरान ने जो खुशी दिखाई है और सलमान रुश्दी पर जो अटैक हुआ है और ईरान का जो रिएक्शन है, सारी दुनिया के लिए वेकअप कॉल है। यानी इनका भी यही मानना है कि ईरान टेररिस्ट है। ईरान के बारे में इनकी वही सोच है जो अमेरिका की सोच है। आपको बता दूं कि यूएन की अमेरिका की एक्स प्रतिनिधि, उन्होंने अमेरिका से यह डिमांड की है कि अगले महीने मीटिंग के लिए ईरान के जो राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी आने वाले हैं, उनके वीज़ा को रद्द किया जाए। आपको बता दूं कि अगले महीने ईरान समेत कई सारे देशों की मीटिंग होने वाली है न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, और ये इतिहास का पहला ऐसा वक्त होगा जब ईरान के राष्ट्रपति का ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जाना कंफर्म हो सकता है। यानी ईरान के राष्ट्रपति अमेरिका पहुँचेंगे। इसी का विरोध अब शुरू हो चुका है अमेरिका में। साथ में ये भी उन्होंने कहा कि इब्राहिम रईसी की सरकार में ईरान के द्वारा ही हमारे ही मुल्क में, अमेरिका में ही, अमेरिकियों को ही मारने की प्लानिंग ईरान के आतंकी गिरोह के द्वारा, आतंकी सोच के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में बाइडेन प्रशासन को, रईसी को अमेरिका में कदम नहीं रखने देना चाहिए। दोस्तों, ईरान के IRGC के एक सीनियर कमांडर ने कहा है कि ईरान और इराक की जो सेना है वो पहले से ही एक है, दोनों मिलकर काम करती है और दोनों की रणनीति एक ही है। लेकिन ईरान इससे ज़्यादा चाहता है। ईरान चाहता है कि हर तरह से घुल मिलकर हर प्लेटफॉर्म पर साथ काम करें। यानी ईरान पूरी इन्वॉल्वमेंट इराक के अंदर चाहता है। इसी के खिलाफ, इसी चीज़ के खिलाफ इराक के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मुक्तदा अल सद्र इनकार करते हैं, विरोध करते हैं। हालांकि मुक्तदा अल सद्र जो इराक के राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार हैं, वो खुद ईरान के अच्छे खासे मुरीद हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर के काफ़ी करीबी हैं। लेकिन इन सबके बावजूद अपने मुल्क की अगर बात आ रही है तो वो ईरान के खिलाफ है। उनका कहना ये है कि अगर ईरान का समर्थक प्रतिनिधि इराक का प्रेसिडेंट बन जाएगा या बड़ा अधिकारी बन जाएगा तो ईरान का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इराक के अंदर होगा, जिसके लिए उनके चाहने वाले इराक की पार्लियामेंट में पिछले 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आपको बता दूं कि ईरान के IRGC ने जो ये बयान दिया है कि ईरान और भी ज़्यादा सहयोग चाहता है इराक से, हर फील्ड में साथ काम करना चाहता है। इसके बयान से, IRGC के इस बयान से और मुक्तदा अल सद्र की सोच से ये बात साबित होती है कहीं ना कहीं इराक और ईरान में अब टकराव पैदा हो रहा है। दोस्तों, वहीं पर बता दूं कि सऊदी अरब के शेख निम्र को शायद आप भूल गए हैं। ये शिया समुदाय के आलिम दीन थे शेख निम्र। जी हाँ, यही वो शेख निम्र हैं जिनको 2016 में अरब की सरकार ने, सऊदी की सरकार ने फांसी दे दी थी, जिस पर ईरान बुरी तरह से भड़क गया था और काफ़ी ज़्यादा तनाव सऊदी अरब और ईरान के बीच में हो गया था, जिसको देखते हुए ईरान ने सऊदी अरब से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे और सऊदी अरब के सपोर्ट में सारे अरब देशों ने, कतर, ओमान, कुवैत, सभी ने रिश्ते ईरान से तोड़ दिए थे। सब एक तरफ हो गए थे, ईरान अकेला रह गया था। अब 2016 के बाद अब जाकर 2022 में अगस्त में कुवैत और
ईरान ने ऐलान किया है कि हम अपने रिश्तों को ठीक कर रहे हैं और एक दूसरे के देश अपने एम्बेसडर को भेज रहे हैं और एम्बेसडर के नाम का भी ऐलान कर दिया है। अच्छा कदम है दोस्तों। वहीं पर रूस के प्रतिनिधि जो ईरान की डील के अंदर शामिल हैं, कई देश इसमें शामिल हैं, तो रूस की तरफ से जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने कहा है कि ईरान के ऊपर जो एंटी ईरानी जो बैन लगे हुए हैं इस न्यूक्लियर डील के होने के बाद, वो सारे जो पाबंदियां हैं ईरान पर वो हटेंगी। नेटिव फ्यूरी 22, जी हाँ, इस नाम से मिलिट्री डील सऊदी अरब और अमेरिका कर रहे हैं और ये मिलिट्री डील सबसे लंबे समय चलेगी। तस्वीर आपके सामने है। जी हाँ, पूरे 1 महीने अमेरिका और सऊदी अरब मिलिट्री ड्रिल करेंगे दोस्तों, जहां पर अरब को, सऊदी अरब को अरब देशों के साथ या तुर्की के साथ, ईरान के साथ, मुस्लिम कंट्रीज के साथ संबंध बनाने चाहिए, वहां सऊदी अरब एक बार फिर से इजराइल और अमेरिका के बेहद करीब होता जा रहा है। अब आप इस बात को मानिए या मत मानिए, सच्चाई यह है कि अमेरिका ही इजराइल और इजराइल ही अमेरिका है। यमन के हौथीज ने बताया है कि जो इलाका हमारे अंदर है उस इलाके में बाढ़ से अब तक 91 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 6000 बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं, बच्चे महिलाएं सभी इससे इफेक्ट हुए हैं, लाखों लोगों को घरों को छोड़ना पड़ा है। वहीं बड़ी खबर ये आ रही है कि F-16 विमान की बातचीत करने के लिए, F-16 विमान लेने के लिए, 16 F-16 विमान लेने के लिए तुर्की के डेलीगेशंस अमेरिका पहुंचे हैं। जानकारी आ रही है कि पहले तो ये जानकारी थी कि 16-15 विमान ले रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि ऑफिशियल जब बातचीत हुई तो पता ये चला कि तुर्की ने 40 F-16 विमान की बात कर ली है और लगातार ये बात जारी है। इसके अलावा जो इक्विपमेंट होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं हथियारों के, फाइटर जेट के, उसके भी, हार्डवेयर की भी बातचीत अमेरिका से चल रही है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। कितनी